यही है वो कुआं जहां कभी बेगुनाहों का खून बहा था। यही है वो जमीन जो आज भी उन मासूमों की चीखों की गवाही देती है। 13 अप्रैल 1919 की वो काली शाम, जब जनरल डायर ने बिना चेतावनी हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। लोग भाग नहीं सके, बच नहीं सके। कुछ गोलियों से मारे गए और कुछ तड़प तड़प कर इसी मिट्टी में दम तोड़ गए। दोस्तों, इतिहास के उस काले दिन को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अप्रैल 1919 की शुरुआत में अमृतसर का तापमान बढ़ रहा था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, जनता को शांतिपूर्ण तरीके से संबोधित कर रहे थे। ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर इरविंग को डर था कि अगर इन दोनों को नहीं रोका गया तो पंजाब हाथ से निकल जाएगा। 10 अप्रैल को इन दोनों जनप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। जैसे ही ये खबर शहर में फैली, अमृतसर की गलियां उबल पड़ी। लोग अपने नेताओं की रिहाई की मांग करने के लिए सड़कों पर उतर आए। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने भारत की झोली में एक ऐसा कानून डाल दिया था जिसने नागरिक स्वतंत्रता का गला घोंट दिया था। इसे भारतीय नेताओं ने काला कानून कहा, क्योंकि इसमें ना वकील, ना दलील, ना अपील की गुंजाइश थी। शक के आधार पर किसी को भी अनिश्चित काल के लिए कैद किया जा सकता था। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। पंजाब, जो वीरता की धरती थी, इस विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल और विदेशी बैंकों पर हमले हुए। इस हिंसा में कुछ अंग्रेज मारे गए, जिससे ब्रिटिश प्रशासन बौखला गया। शहर की कमान ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंप दी गई। डायर के दिमाग में भारतीयों के लिए सम्मान नहीं, बल्कि एक खौफनाक सबक सिखाने की सनक थी। बैसाखी का दिन था, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। अमृतसर की गलियों में एक तरफ उत्सव की रौनक थी तो दूसरी तरफ सैन्य शासन का तनाव। स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद हजारों लोग शहर की बीचों बीच स्थित एक मैदान की ओर बढ़ रहे थे। जलियांवाला बाग, ये कोई बाग नहीं बल्कि घरों और ऊंची दीवारों से घिरा एक ऊबड़ खाबड़ मैदान था। इसका प्रवेश द्वार इतना संकरा था कि वहां से एक गाड़ी भी मुश्किल से निकल पाती। दोपहर तक वहां 20,000 से ज्यादा लोग जमा हो चुके थे। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे, जो पास के गांवों से मेला देखने आए थे और थकान मिटाने के लिए वहां बैठे थे। उसी भीड़ के बीच एक किशोर था, ऊधम सिंह। अमृतसर के अनाथालय में पला बढ़ा ये लड़का अपने साथियों के साथ लोगों को पानी पिलाने की सेवा कर रहा था। उसकी मुस्कान और सेवा भाव उस समय की शांति का प्रतीक थे, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही घंटों में वो शांति मौत के सन्नाटे में बदलने वाली है। शाम के 5:15 बज रहे थे। जनरल डायर अपनी बख्तरबंद गाड़ियों और 90 सशस्त्र सैनिकों के साथ बाग के संकरे रास्ते पर पहुंचा। उसने ना तो भीड़ को चेतावनी दी, ना ही उन्हें तितर बितर होने का समय दिया। उसने सीधे अपने सैनिकों को निकास द्वार पर तैनात किया और कड़कती आवाज में आदेश दिया, फायर। अगले 10 मिनट तक जो हुआ, उसने इंसानियत के माथे पर कलंक लगा दिया। 1650 राउंड गोलियां चली। लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियां उनके सीनों को छलनी कर रही थीं। बाग के बीच में स्थित कुआं, जिसे आज खूनी कुआं कहा जाता है, लाशों से भर गया, क्योंकि लोग गोलियों से बचने के लिए उसमें कूद रहे थे। जब गोलियां खत्म हुई, तब डायर वहां से गर्व के साथ निकल गया। पीछे छोड़ गया अपनों की लाशों पर बिलखते हुए लोग। उधम सिंह ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा। उसने देखा कि कैसे एक माँ की लाश से लिपटकर उसका बच्चा दूध पीने की कोशिश कर रहा था। उस दिन उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की गीली सुर्ख मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा और कसम खाई, जब तक इस जुल्म का हिसाब नहीं ले लेता, ये उधम सिंह चैन से नहीं मरेगा। 21 साल का तप और वैश्विक यात्रा। नरसंहार के बाद अंग्रेज सरकार ने डायर को बचाने की कोशिश की। उसे केवल पद से हटाया गया और ब्रिटेन भेज दिया गया, जहां उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। ये भारतीयों के जख्मों पर नमक जैसा था, लेकिन उधम सिंह का लक्ष्य अब तय था। उन्होंने अपना घर, अपनी पहचान, सब कुछ त्याग दिया। उधम सिंह ने महसूस किया कि इस दुश्मन को मारने के लिए उसके घर में घुसना होगा। उनकी ये यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। वे अफ्रीका गए, वहां से अमेरिका पहुंचे और गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के साथ काम किया। उन्होंने बढ़ई, मैकेनिक और यहाँ तक कि हॉलीवुड की फिल्मों में छोटे मोटे काम भी किया, ताकि अपनी पहचान छुपा सकें। 1927 में वे भगत सिंह के बुलावे पर भारत आए, लेकिन अवैध हथियार रखने के जुर्म में उन्हें जेल हो गई। 1931 में जब भगत सिंह को फांसी हुई तो उधम सिंह का हृदय टूट गया। उन्होंने भगत सिंह को अपना गुरु माना था। जेल से छूटने के बाद वे 1934 में किसी तरह पासपोर्ट बनाकर लंदन पहुंच गए। लंदन में उधम सिंह एक साधारण मजदूर की तरह रहने लगे।
उन्होंने माइकल ओडायर, जो नरसंहार के समय पंजाब का गवर्नर था और जिसने डायर के कृत्य का समर्थन किया था, उनकी हर हरकत पर नजर रखनी शुरू की। कई साल बीत गए लेकिन उधम सिंह का धैर्य नहीं डोला। वे जानते थे कि उन्हें एक ऐसे मौके का इंतजार है जहां पूरी दुनिया उनके प्रतिशोध को देख सके। उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया, जो भारत की साझी संस्कृति और एकता का प्रतीक था। 21 साल का लंबा इंतजार खत्म होने वाला था। 13 मार्च 1940 लंदन के कैक्सटन हॉल में एक सभा आयोजित थी जहां माइकल ओडायर भाषण देने वाला था। उधम सिंह ने एक मोटी किताब ली और उसके पन्नों को एक रिवॉल्वर के आकार में काट लिया ताकि वे हथियार को अंदर ले जा सकें। जैसे ही ओडायर अपना भाषण खत्म कर मंच से उतरा, उधम सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और 2 गोलियां सीधे उसके सीने में उतार दी। ओडायर वहीं ढेर हो गया। उधम सिंह वहां से भागे नहीं, उन्होंने अपनी रिवॉल्वर रख दी और मुस्कुराते हुए गिरफ्तारी दी। उनके चेहरे पर वो शांति थी जो एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद आती है। अदालत में उधम सिंह ने गरजते हुए कहा, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो इसी लायक था। उसने मेरे देशवासियों की आत्मा को कुचलने की कोशिश की थी। 31 जुलाई 1940 को उन्हें लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। उधम सिंह की कुर्बानी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उन्होंने साबित कर दिया कि भारत का स्वाभिमान कभी मर नहीं सकता। 1974 में उनकी अस्थियां भारत लाई गईं और उनका अंतिम संस्कार उसी मिट्टी में किया गया जिसे उन्होंने 1919 में अपनी मुट्ठी में भरा था। शहीद उधम सिंह की कहानी केवल बदले की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक साधारण व्यक्ति के असाधारण संकल्प की गाथा है। जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी हमें याद दिलाती है कि आजादी की कीमत कितनी भारी थी। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।